हेलो 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 हेलो। हाँ सर। हेलो। शुरू करते हैं हम क्लास। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था विश्व जनसंख्या का वितरण की बात की थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, विश्व में कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या रहती है, कितना जनघनत्व है, वर्दी कितने परसेंट है, ये सब बातें हमने की थी। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो आप टाइटल डाल लीजिए, विश्व जनसंख्या वितरण वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारा 1 नंबर आज का पॉइंट है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे 1 नंबर पॉइंट। देखो, हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ जी, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में हम सबसे पहले इनको मोटे तौर पे 3 वर्गों में बांटते हैं: भौतिक, प्राकृतिक या भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो कौन सा कारक प्रभावित करता है? पहला प्राकृतिक, भौतिक या भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक, प्राकृतिक, भौतिक या भौगोलिक कारक, जो प्रकृति द्वारा जो कारक बनाए गए, जो फैक्टर्स हैं, वो जनसंख्या वितरण को कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं? सबसे पहले उच्चावच या स्थलाकृति। उच्चावच या स्थलाकृति। एक बार एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक नहीं है? ऑप्शन था जलवायु, जल की उपलब्धता, मृदा और खनिज संपदा। तो बच्चे को लगा मृदा, जल की उपलब्धता, खनिज तीनों एक है, क्योंकि खनिज बनाती तो प्रकृति है। लेकिन बेटा, मृदा और जल धरातल पे अपने आप मिलते हैं, तो वो प्राकृतिक कारक है। और खनिज को मनुष्य धरातल से निकालता है, तो ये आर्थिक कारक होता है, आर्थिक कारक। तो ऐसे सवाल भी इस टॉपिक में आए हुए। उच्चावच या स्थलाकृति में आपको केवल छोटी छोटी बात बताऊंगा जो पेपर में आने वाली है। मैदानी भाग में जनसंख्या सघन होती है, और पर्वतीय भाग में जनसंख्या विरल होती है। विरल होती है, ये आपको याद रखना है कि ये विरल होती है। ठीक है। नंबर 2 हम बात करेंगे जलवायु की। जलवायु भी प्राकृतिक कारक है, और कैसे ये प्रभावित करता है तो आपका पता होना चाहिए कि अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी जलवायु में मनुष्य नहीं रहता है। सही बात है। शीतोष्ण जलवायु
जलवायु मानव विकास के लिए शीतोष्ण जलवायु मानव विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। शीतोष्ण जलवायु मानव विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। उष्ण एवं शीत जलवायु में मानव जनसंख्या विरल होती है। आपको सबको पता है 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर के बीच 80 डिग्री उत्तर तक आपकी 80% जनसंख्या रहती है, उससे ऊपर 1% और नीचे 4%, तो जनसंख्या रहती शीतोष्ण जलवायु में है भाई। इसमें हम एक बात और भी लिख सकते हैं, प्राचीन काल में भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु जो मानव के लिए सुखद है, अतः भूमध्य सागर तटीय भागों में प्राचीन काल में मानव बसाव हुआ। सही बात है। ये भूमध्य सागर आपका ये वाला है, ये अफ्रीका, ये लाल सागर, ये ऊपर वाला यूरोप है, ये भूमध्य सागर है। अब आपको पता होगा इस वाले एरिया में रोमन और यूनानी सभ्यता का विकास हुआ। रोमन और यूनानी सभ्यता का विकास हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि यहां की जलवायु मनुष्य के अनुकूल थी, इसलिए हुआ। दो कारक। तीसरा कारक आ जाओ आप, जल की उपलब्धता। आप सबको पता है बिना जल के मनुष्य रह ही नहीं सकता। जल की उपलब्धता, नदी घाटी, जल की उपलब्धता के कारण, नदी घाटी जल की उपलब्धता के कारण सघन बसी हैं। आप पूरे विश्व में कहीं पर भी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या? आपको देखने को मिलेगा कि जितनी विश्व में नदी घाटी हैं वो सघन जनसंख्या वाली है, क्योंकि उनमें जल उपलब्ध रहता है, मीठा जल। मीठा जल। नंबर 4, मृदा। मृदा और जल की उपलब्धता भौतिक कारक है। उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेश सघन बसे होते हैं। सही बात कह रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी जहां पे भी मिलेंगी, जलोढ़ मिट्टी व काली मिट्टी के प्रदेश सघन जनसंख्या रखते हैं। सघन जनसंख्या रखते हैं। यह बात याद रख लेना कि जहां पे भी मिट्टी उपजाऊ होगी वहां कृषि ज्यादा होगी। कृषि ज्यादा होगी, और कृषि जहां ज्यादा होगी वहां जनसंख्या ज्यादा होगी। ये 4 आपके कारक हैं, उच्चावच या स्थलाकृति, जलवायु, जल की उपलब्धता, मृदा। ये आपके 4 कारक हैं भौतिक कारकों में जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब आपके आर्थिक कारक,
ये थोड़ी सी आपको भिन्नता करनी है कि आर्थिक कारकों में पहला ही होता है खनिज संपदा। तो बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है कि सर जल भी प्रकृति ने बनाया, मृदा भी प्रकृति ने बनाई, खनिज भी प्रकृति ने बनाई, तो खनिज अलग कैसे? ये जल और मृदा धरातल के ऊपर मिलते हैं और खनिज खान खोद के निकालना पड़ता है, और खान खोद के निकाला तो क्या होगी? मानव क्रिया होगी, आर्थिक क्रिया होगी, और इसलिए इसका नाम होता है आर्थिक कारक। क्या नाम होता है? आर्थिक कारक। जहां खनिज निकलते हैं, जहां खनिज निकलते हैं वहां, जहां खनिज निकलते हैं वहां धीरे 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 सघन जनसंख्या बस जाती है। आप बताओ, कोई भी डेजर्ट एरिया है वहां खनिज निकलना शुरू हो गया, जैसे जैसलमेर के बाड़मेर में, ऑस्ट्रेलिया में कालगुर्डी व कुलगार्डी में, कालगुर्डी व कुलगार्डी में मरुस्थल में जनसंख्या सघन हो गई। क्यों? वहां खनिज निकलता है। पहला काम, जहां खनिज निकलेगा वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर उस खनिज को शुद्ध करेंगे, प्रसंस्करण करेंगे, तो वहां कारखाने लगेंगे, वहां और लोग बसेंगे, फिर ऐसी एक्टिविटी बढ़ेंगी तो वहां सब सुविधाएं बढ़ेंगी, चिकित्सा की, शिक्षा की, तो वहां लोगों का धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बसाव हो जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल बताएं, ऑस्ट्रेलिया में कालगुर्डी व कुलगार्डी सोने की खान क्षेत्र, राजस्थान के मरुस्थल में, राजस्थान के मरुस्थल में, बाड़मेर के तेल क्षेत्र धीरे धीरे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र बन रहे हैं। और यहां केवल और केवल एक कारण था कि यहां खनिज निकलने शुरू हो गए। एक और आपको बताता हूं, चिल्ली में चुकविक माटा तांबे का क्षेत्र। अब बताओ, पहाड़ के ऊपर और एंडीज पर्वत में जहां तांबा निकलता वहां कोई नहीं रहता, और जब वहां तांबा निकलना शुरू हो गया तो क्या हुआ? वहां सघन जनसंख्या हो गई। भाई होनी थी, पहले खनन कार्य होगा, फिर वहां प्रसंस्करण लगेंगे, उद्योग लगेंगे, उद्योगों में लोग काम करेंगे, फिर वहां धीरे धीरे चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा बढ़ जाएंगी। आर्थिक कारकों में 2 नंबर कारक है आपका नगरीकरण। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, ये सब जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों? उच्च शिक्षा, उच्च चिकित्सा और उच्च रोजगार के अवसरों के कारण। और ये अवसर जहां ज्यादा मिलेंगे वहां लोग जाके बस जाएंगे। जैसे जयपुर धीरे धीरे बड़ा नगर बन गया। क्यों? केवल इसलिए कि वहां उच्च चिकित्सा और उच्च शिक्षा की सुविधा है। उद्योग तो इतने हैं भी नहीं, लेकिन 2 वजह से ही बड़ा नगर बन गया। रोजगार के अवसर, उच्च शिक्षा, उच्च चिकित्सा
सुविधाओं के कारण, सुविधाओं के कारण नगर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये आपकी बात है। 3 नंबर, औद्योगिकरण। ये भी आपका कैसा कारण है? आर्थिक है। उद्योग, उद्योग लोगों को, उद्योग लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। करवाते हैं। अतः धीरे धीरे वहां जनसंख्या बढ़ जाती है। जहां पे भी उद्योग लगे, चाहे वो गुड़गांव, रेवाड़ी, आपके कोई फरीदाबाद, आप भिवाड़ी, अलवर, नीमराणा, आप कोई भी क्षेत्र देख लो, जहां उद्योग लगे धीरे धीरे वहां जनसंख्या बढ़ गई, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। इस समय सबसे बड़ी समस्या रोजगार ही रहती है। हाँ, अब 3 नंबर होती है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। इसमें 2-3 बातें आपको मैं बताऊंगा जो आपके काम आएंगी। नंबर 1, जैसे कुछ धार्मिक नगर, धार्मिक नगर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ धार्मिक नगर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, अजमेर। भाई कोई और भी आप देख सकते हो, हरिद्वार, वाराणसी, अजमेर, ये सब हमारे धार्मिक नगर हैं। अब जो आपको सामाजिक कारण बताऊंगा, सामाजिक और सांस्कृतिक, बड़ी काम की बात है। चीन में लोग अपने पूर्वजों की कब्र पूजते हैं। मतलब जहां उनके पूर्वजों को दफनाते हैं, उनकी कब्र पूजते हैं। अतः चीनी लोग अपने मूल स्थान से प्रवास नहीं करते हैं। अतः चीन की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई। आप बताओ, यूरोप के लोग उत्तरी अमेरिका में चले गए, दक्षिण अमेरिका में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, अफ्रीका में चले गए, चाइनीज लोग कहीं नहीं गए, जबकि यहां तो जनसंख्या बहुत वर्षों से ज्यादा है। केवल इसलिए कि उनके परंपरा है कि उनके पूर्वज माता पिता जहां उनकी कब्र होती है उसको पूजते हैं, तो उसको छोड़ के दूर नहीं जाते, इसलिए केवल ये हो गई। अच्छा, भारत में एक सामाजिक कारण बताऊं। भारत में बेटे की चाहत में क्या हो जाता है, लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं।
जिससे जनसंख्या बढ़ती है। आपने सुना भी होगा, भारत के ग्रामीण एरिया में कहावत होती है कि एक आंख को क्या तो बंद करे क्या खोले। इसका मतलब होता है कि एक बेटा हो तो उसको क्या है, वो तो कभी भी बंद हो जाएगा, मतलब एक्सपायर हो गए तो कुछ नहीं है। इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा किए गए, ज्यादा बेटे पैदा किए गए। अब एक बेटे के बाद बेटी हो गई, दूसरी बेटी हो गई, तीसरी बेटी हो गई, चौथे नंबर पे बेटा हुआ तो 4 बच्चे हो गए। इस चाहत के कारण भारत में जनसंख्या बढ़ गई। ये कौन से कारण थे? सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे। बताओ कोई समस्या, कोई बात, कोई दिक्कत, परेशानी? हाँ। इसके बाद आपका एक और होता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में देखो, हाल ही में यूक्रेन, आपके सामने यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन व अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में पीछे जब तख्ता पलट हुआ था तो वहां जो लोग थे वो सब छोड़ छोड़ के विदेशों में चले गए थे। हाँ, अफगानिस्तान में बहुत लोग उत्प्रवास कर गए, जिससे वहां की जनसंख्या घटी, जिससे वहां की जनसंख्या घटी। सही बात है भाई। और आप कोई और एग्जाम्पल भी बता सकते हो? ऐसे आप अपने आप समझ लोगे, कोई भी विवाद की स्थिति रहती है। हाँ, अब हम एक थोड़ा सा, वैसे आपके डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे। विश्व में सर्वाधिक मानव बसाव, मतलब जहां बहुत ज्यादा मनुष्य बसता है वाले क्षेत्र महामानव समूह, महामानव समूह या इनको महाजन समूह भी कह देते हैं। महाजन समूह एक ही बात है, महाजन समूह कहते हैं। ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें बातें, क्योंकि हम सेकेंड ग्रेड जीके पढ़ रहे हैं यहां, ये बात ध्यान रखें। तो आपको पता होना चाहिए, एक हमारे होता है एशियाई महाजन समूह, महामानव समूह या एशियाई जन समूह। तो एक बात तो आपको पता होगा, विश्व का विशालतम मानव समूह, ये तो कल भी आपने देखा था, लगभग विश्व की 60% जनसंख्या अकेले एशिया में रहती है। तो सबसे बड़ा जनसमूह तो है ही। कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें? इसमें दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया का भाग आता है, का भाग आता है। मतलब आप सोचें, दक्षिणी में भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, इंडोनेशिया आ गया, चीन और जापान आ गया, तो ये सब आ गए। यह 10 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर के मध्य फैला है। ये जो जनसमूह है ये 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच फैला है। और आपको एक बात का पता होना चाहिए कि 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच उष्ण और उपोष्ण कटिबंध होता है, और उष्ण और उपोष्ण में चावल बोया जाता है। चावल, जहां ज्यादा जनसंख्या होगी वहां चावल बोया जाएगा। उसके पीछे 2 रीजन है।
एक तो चावल में ज्यादा जनसंख्या का पेट भरने की क्षमता होती है। आप एक आइडिया लगाओ, 1 किलो आटा आपके घर पे आप कितने दिन में खाते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में, सुबह शाम लगा के 2 दिन में, भाई 3-4 मेंबर हो तो। और 1 किलो चावल आपके कम से कम 5 दिन चलेंगे। तो चावल जो होता है ज्यादा लोगों का पेट भरता है, इसलिए जहां जनसंख्या ज्यादा होती है वहां चावल बोया जाता है। आप ये भी कह सकते हो जहां चावल बोया जाता है वहां जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। ये भी एक रीजन है, कभी फिर इस पे बात बताऊंगा आपको। इस मानव समूह को चावल की सभ्यता कहा जाता है। चावल की सभ्यता कहा जाता है। और चावल जहां होता है वो कांप मिट्टी होती है, कांप मिट्टी। आप उसको जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हो भूगोल की भाषा में, जलोढ़ मिट्टी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कांप मिट्टी की सभ्यता किसे कहा जाता है? एशियाई जनसमूह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एशियाई जनसमूह को। और एक बात और लिखेंगे, इसे मॉनसूनी जनसमूह भी कहते हैं। इसे मॉनसूनी जनसमूह भी कहते हैं। ठीक है जी। अब हम चलेंगे 2 नंबर, हमारा आ गया कौन? यूरोपियन जनसमूह। यूरोपियन जनसमूह आ गया आपका। अब आपको पता होना चाहिए इस जनसमूह में विश्व की 10% जनसंख्या रहती है। सही बात है भी, विश्व की 10% जनसंख्या रहती है। इसमें एक ही काम की बात है कि यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या की दूरी किस अक्षांश को कहते हैं? 50 डिग्री को। पचास डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या की धुरी कहलाता है। पचास डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या की धुरी कहलाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या 50 डिग्री के आसपास है। चाहे आप इसको ऐसे कह दो, सर्वाधिक बसाव 40 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री के बीच, तो एक ही बात है। 50 डिग्री धुरी मतलब 10 इधर 10 इधर, यही बात हमने कही है। और कुछ हमने कोई अपनी तरफ से तो कुछ जोड़ा ही नहीं। यहां उद्योगों का विकास हुआ है। हुआ है। अतः इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक सभ्यता कहते हैं। औद्योगिक सभ्यता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? औद्योगिक सभ्यता। यहां की 3/4 जनसंख्या नगरों में रहती है। तो वो तो हमें पता ही है, नगरीकरण ज्यादा है यहां का। और एक बात और लिखेंगे,
वर्तमान में इस जन समूह की जनसंख्या स्थिर आप कहो तो स्थिर या ऋणात्मक होती जा रही है। ऋणात्मक, स्थिर या ऋणात्मक होती जा रही है। ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा मैं क्योंकि ये कोई काम की बातें ज्यादा है नहीं, बस आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। एक तरफ जनसंख्या वाले टॉपिक में औद्योगिक सभ्यता, चावल की सभ्यता ऐसे आ जाए, एक तरफ महाजन समूह आ जाए, तो आप मिलान कर दो बस। यहां के सभी देश लगभग विकसित हैं। यहां के सभी देश लगभग विकसित हैं। अब हमारा अगला आ गया 3 नंबर, अमेरिकी महाजन समूह। देखो, आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात चल रही है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये मैक्सिको की खाड़ी, ये आपका हडसन की खाड़ी, ये सब है। इधर आपको पता होगा ये मान झील क्षेत्र, ये वाला देश कनाडा, ये वाला देश यूएसए, ये वाला देश मैक्सिको, ये छोटे छोटे देश। और अब आपको पता होना चाहिए ये महाजन समूह जो है वो है कहां, तो वो आपका यहां है, इस वाले भाग में थोड़ा और लगाओ तो इतना सा और, लेकिन ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में ही है। ये आपका अमेरिकी महाजन समूह है। हाँ, देखो ये कहां है, तो आपको महाद्वीप तो दिख ही गया। यूएसए के ऊपर और पूर्व, उत्तरी पूर्वी भाग में तथा कनाडा के दक्षिणी पूर्वी भाग में। कनाडा का नीचे वाला पूर्व वाला, अमेरिका यूएसए का ऊपर वाला और पूर्व वाला। इस जन समूह की जनसंख्या, यह जनसंख्या वितरण की बात है कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या कहां रहती है, हम यही तो बात बता रहे हैं। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिम देशांतर के पूर्व में और कहां पाई जाती है, 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर के बीच पाई जाती है। एग्जैक्ट बात बता दी मैंने, 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर के बीच पाई जाती है। ठीक है भी, ये आपकी बात है। इसको कौन सी सभ्यता कहते हैं, इसे औद्योगिक व नगरीय सभ्यता कहते हैं। ये थोड़ा लिखने में मैं सदा से ही ऐसे लिख देता हूं भाई, सभ्यता कहते हैं। ये दोनों साथ आ गई, औद्योगिक व नगरीय, दोनों साथ आ गई, औद्योगिक व नगरीय। याद रखना। अगली बात, यहां के 90% लोग यूरोप से आए,
सही बात है। इधर से आए सीधे यूरोप से और यहां आके बस गए, तभी ये सघन बसा प्रदेश है। एक बात और भी आप लिख सकते हो, यह सबसे नवीन व विकसित जनसमूह है। विकसित जन समूह है। समझ में आ गई बात? बस आपको इतना ध्यान रखना है जनसंख्या कहां ज्यादा है। आपसे पूछ लिया जाएगा यूएसए का कौन सा भाग सघन बसा हुआ है, यही बात मैंने बताई है और कुछ नहीं बताया बस। अब आप अफ्रीकन जनसमूह के पास चले। 4 नंबर आ गए ना, अफ्रीकन जनसमूह। पहली बात तो यह कि अफ्रीका में जनसंख्या मिलेगी कहां? अफ्रीका तो पूरा ही उपचुक मामला है। कैसे? ये अफ्रीका महाद्वीप है, आपको भी पता है। ये 0 डिग्री के दोनों ओर, ये तो सघन वन, ये तो सघन वन आ गए। यहां क्या आ गया? मरुस्थल। यहां क्या आ गया? मरुस्थल। कुछ पर्वतों में चला गया, तो अफ्रीका का तो मामला गड़बड़ी है। इस बात को आप ऐसे समझ लो, अफ्रीका का 70% भाग मरुस्थल एवं सघन वनों के अंतर्गत आता है। अतः केवल 30% भाग मानव बसाव के अनुकूल है। पहली बात तो यहां दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी ये नील नदी वाला क्षेत्र, ये वाला, और एक इसमें भी ये वाला क्षेत्र, ये ज्यादा आपका सघन जनसंख्या वाले। पहले यही लिख देता हूं, सघन बसे क्षेत्र। सघन बसे क्षेत्र कौन से? नील नदी घाटी क्षेत्र और एक गिनी तटीय भाग, दोनों आ गए। नोट, ये बात कल भी बता दी थी, दोबारा फिर लिख देता हूं। अफ्रीका विश्व में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि वाला महाजन समूह है। पिछड़ा है वो तो सबको पता ही है, ये क्या बताने की जरूरत है। तो आप यह विकासशील एवं पिछड़ा भाग है। विकासशील एवं पिछड़ा भाग है। यह आपका जनसंख्या वितरण कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। ओके, जनसंख्या वृद्धि। एक बात तो सबसे पहले ध्यान से सुन लो, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है।
चाहे कुल जनसंख्या बढ़े चाहे कुल जनसंख्या घटे। कुल जनसंख्या बढ़ेगी तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, और कुल जनसंख्या घटेगी तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। एक बात समझ में आ गई बात? किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समयावधि में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। एक बात, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, अब ये क्या होगी? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? बताओ क्या होगी? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होगी जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, मतलब पैदा ज्यादा हो मरे कम। एक बात, आप्रवास उत्प्रवास से अधिक हो। आपके शहर में टोटल जनसंख्या थी मान लो 1000, ठीक है? उसमें आपके जन्म जो लिए वो लिया मान लो 80 लोगों ने, और मरे कितने? मान लो भाई 20 एक साल में, और दूसरे जगह से आए 100 और गए 60, तो ये आपका कितना हो गया? 1000 प्लस ये कितने बच गए? 60, और ये कितने बच गए? 40। तो ये आपकी जनसंख्या हो गई 1100 हो गई। तो ये धनात्मक जनसंख्या वृद्धि है। ये जन्म, ये मृत्यु, ये आप्रवास और ये उत्प्रवास, ये। अब ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कब होगी? जन्म से मृत्यु अधिक हो। अब यूक्रेन में जन्म कहां ले रहे हैं बच्चे? जन्म लेने की कहां फुर्सत है बताओ? वहां तो मर रहे हैं। एक जन्म से मृत्यु अधिक हो। आप्रवास से उत्प्रवास अधिक हो, दोनों बात हो जाएंगी तो क्या होगा? तो देखो आप, उस नगर की जनसंख्या थी 1000, अब जन्म तो लिया 20 लोगों ने और मर गए 80, आए केवल 10 लोग और चले गए मान लो 100 लोग। भाई लड़ाई हो रखी है देश में, देश छोड़ के जाएंगे ही। अब 1000 प्लस माइनस, इसमें तो 60 बच गया और इसमें कितना बच गया? माइनस 90। ये दोनों जुड़ जाएंगे 150 हो गए प्लस, तो ये 1000 माइनस प्लस प्लस वाले दोनों जुड़ के, और बाहर आएगा तो माइनस हो जाएंगे 150। ये कितने हो गए? 850 बची जनसंख्या। ये जनसंख्या वृद्धि क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो गई, टोटल जनसंख्या घट गई, लेकिन इसको भी बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि, लेकिन ये बोली जाएगी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। और ये धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, किसी समयावधि में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, वो चाहे धनात्मक हो और चाहे वो ऋणात्मक हो। दो चीज और होती है, एक होती है जनसंख्या
की प्राकृतिक वृद्धि। जब भी प्राकृतिक शब्द आ जाए तो केवल वही लगाने हैं जिनसे प्रकृति में असर पड़ता है, और वो होता है जन्म माइनस मृत्यु। आप जन्म में से मृत्यु घटा दो। आपके देश में कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने मरे, ये प्राकृतिक है। छोड़ के आपके देश से चले गए, दूसरे देश से आ गए, ये वास्तविक होती है। वास्तविक एक होती है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि इसमें आपके जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, इनको भी शामिल किया जाता है। और जब आप्रवास और उत्प्रवास को भी शामिल कर दोगे तो एक्चुअल में आपके देश में जनसंख्या बढ़ी या घटी उसका पता चलेगा। आज के युग में केवल जन्म और मृत्यु से ही जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता, आप्रवास और उत्प्रवास से भी होता है। अब इनके बाद एक ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कितने? 3, जन्म, मृत्यु, प्रवास। इन दोनों को क्या कह देते हैं? प्रवास। तो एक सवाल आता है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। इसका नाम ही काम का होता है। नंबर 1 जन्म दर, मृत्यु, और तीसरा प्रवास। जन्म मृत्यु दर लगा लो, चाहे कोई जरूरत नहीं, दर की कहां जरूरत होती है, नहीं भी होती। जन्म मृत्यु और प्रवास। अब आपसे पूछ लिया जाए जन्म दर क्या होती है, ये छोटी छोटी बात पूछी जाती है। जन्म दर, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म की संख्या। मतलब जो केवल जीवित पैदा हुए वो लोग काउंट होंगे, जो पैदा होने से पहले या मां के पेट में जो मर गए वो शामिल नहीं होते। इसमें देखो जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक, जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक। जन्म दर किस किस चीज से प्रभावित होती है आप बता दो भाई। देखो, नंबर 1 जैविक, जैविक बायोलॉजिकल, कि कहां की बायोलॉजिकल स्थिति क्या है? जनांकिकीय। जनांकिकीय का मतलब होता है वहां की मेल कितने, फीमेल कितने, कितनी एज की कितनी जनसंख्या। जहां बूढ़े लोग होंगे वो ज्यादा मरेंगे। सामाजिक, सर सामाजिक कारक कैसे प्रभावित करेगा बताओ? अभी तो बताया ही था, बेटी की चाहत में बेटी पैदा करना सामाजिक कारक है।
चलो दोबारा शुरू करते हैं। हाँ, सामाजिक कारक मैंने आपको बताया क्या होता है, और आर्थिक कारक। सर आर्थिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं? भाई किसी परिवार की आर्थिक पोजीशन प्रभावित करेगी। जो बहुत ज्यादा गरीब लोग होते हैं वो भी ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो भी ज्यादा कर लेते हैं। अब अंबानी अडानी के 4-5 बच्चे हो तो क्या फर्क पड़ता है, अब हमारे हो तो फर्क पड़ता है। बहुत जो निम्न स्तर का जीवन जीते हैं उनके भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। और राजनीतिक कारण, चाइना में पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो वहां एक ही बच्चा पैदा करना था, यह राजनीतिक कारक है। एक बात और भी आपको पता होनी चाहिए, महिला साक्षरता व जन्म दर में प्रतिकूल संबंध होता है, ये आपकी काम की बात है। पहले, अब तो पुराना डाटा हो गया, वो एक डाटा था कि अनपढ़ महिलाओं के भारत में 5 बच्चे मिलते हैं, 12th क्लास पास के 4 मिलते हैं, और जो स्नातक पास महिलाएं उनके 2 बच्चे मिलते हैं। महिला शिक्षा और जन्म का उल्टा संबंध होता है। जो महिला कम पढ़ी लिखी होती है उसके बच्चे ज्यादा होते हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी के कम बच्चे पैदा होते हैं। ये सही बात है, ये एकदम सही बात है। एक किताब लिखी थी डी कास्ट्रो ने, अगले पेज पे चली पढ़ता हूं। डी कास्ट्रो ने अपनी पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी ऑफ हंगर, भूगोल की भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ हंगर। इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने एक बात बताई कि प्रोटीन ग्रहण और मानव उत्पादकता में प्रतिकूल संबंध होता है। ये लिख देता हूं, मैं बताया कि प्रोटीन ग्रहण एवं मानव उत्पादकता में प्रतिकूल संबंध होता है। ठीक बात है, ये कह रहा है जितना ज्यादा प्रोटीन ग्रहण करोगे बच्चे उतने कम पैदा होंगे। इन्होंने कहा कि गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी स्लम्स में रहते हैं उनमें ज्यादा बच्चे पैदा करने की क्षमता है, इसीलिए वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। और यदि आप अपने देश में जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहते हो तो उन लोगों को अच्छा भोजन उपलब्ध कराओ, वो अपने आप कम बच्चे पैदा करने लग जाएंगे, अपने आप क्षमता कम हो जाएगी। ये बात है। इसके अलावा अलग अलग देशों में विवाह अवधि का भी फर्क होता है। वैवाहिक आयु, जैसे पहले भारत में 15-16 साल की उम्र में बच्चे का शादी हो जाती थी तो वो समझदार नहीं होता था, ज्यादा बच्चे पैदा करता था। 16 साल की महिला की शादी हो गई तो उसके पास बच्चे पैदा करने की अवधि लंबी होती है। किसी महिला की 30 साल के बाद शादी हुई लड़की की तो उसके पास बच्चे पैदा करने की अवधि कम होती है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट पे आपको याद रखनी है। और उर्वरता, ये अभी जो मैं चर्चा कर रहा था ये उर्वरता थी। एक वैवाहिक अवधि, हम विश्व की भूगोल पढ़ रहे हैं, ये भारत में तो लागू नहीं होती। भारत में तो एक बार शादी होगी तो मृत्यु तक वही रहती है, लेकिन बाकी देशों में कोई किसी की शादी 2 साल चलती, किसी की 5 साल चलती है। अब जिसकी शादी 2 साल चली वो एक बच्चे ही पैदा करेगा, 10 कैसे कर देगा? तो वो भी एक फर्क होता है, वैवाहिक अवधि। हाँ, ये सब जन्म दर को प्रभावित करते हैं।
आप शिक्षक भर्ती के बच्चे हो, कोई बहुत छोटे नहीं हो, आपको इतनी समझ अपने आप है तो आप खुद भी मैनेज कर सकते हो इन बातों को, कोई ऐसा सवाल आए भी तो भी। अब आपकी होगी मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होती है बताओ? एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु, होने वाली मृत्यु मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर कहलाती है। सही बात है। मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक, मृत्यु दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जनांकीय, ये तो करेगा ही करेगा। जनांकीय मतलब कितनी साल की कितनी जनसंख्या है। सामाजिक कारक, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा सर सामाजिक कारक कैसे प्रभावित करेगा, अभी बताता हूं, पहले आप बताओ। सामाजिक कारक, आर्थिक कारक व आपदा, आपदा, ये सब आपके जन्म दर को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक का एक आपको कारण बताता हूं, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या मृत्यु का एक सामाजिक कारक है। बताओ, आपने बेटी को केवल इसलिए मार दिया कि वो बेटी थी, क्योंकि आपका समाज बेटी को पसंद नहीं करता। बताओ ये क्या है? ये सामाजिक कारक है। आर्थिक कारक, बीमारियों में जिसके पास पैसे होते हैं वो बीमारी का इलाज सही करा पाते हैं, ये सब बातें आपकी होती हैं। इसके अलावा युद्ध, अकाल, महामारी। महामारी का मतलब कोरोना जैसे, अब तो आपने देखा है। युद्ध, अकाल, महामारी, और बता दो क्या? भूकंप। भूकंप मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं भी, ये बात आपको समझ में आ गई। तीसरा कारक है प्रवास। इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। आप्रवास, आप्रवास का मतलब होता है किसी देश से जनसंख्या का आना। तो आप्रवास जनसंख्या बढ़ाता है। आप्रवास जनसंख्या बढ़ाता है। उत्प्रवास जनसंख्या घटाता है। उत्प्रवास जनसंख्या घटाता है, ये वाली बात है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर 2023। आजकल भी ये डाटे मिनट मिनट में आते हैं, तो आप अपने हिसाब से 2024 सितंबर अक्टूबर तक के भी आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डेट नहीं पूछी जाती, दर नहीं पूछी जाती। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले देश, ऐसे पूछेंगे आपको 4 दे के कि कौन से देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। नंबर 1 सबसे ज्यादा अभी है सीरिया। ये आपका सीरिया पश्चिमी एशिया का देश है, ये बात आप याद रखें। सीरिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है।
2 नंबर पे नाइजर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। 3 नंबर पे आप देखोगे कांगो गणराज्य में है, कांगो गणराज्य में। 4 नंबर पे आप देखोगे यूक्रेन में थी 2023 में, क्योंकि वहां लड़ाई चलने से थोड़ा सा उनसे। 5 नंबर पे सोमालिया में भी थी। ये ज्यादा वृद्धि वाले देश थे। न्यूनतम वृद्धि दर, ये काम का सवाल है। पिछले दिनों सबसे ज्यादा एग्जामों में क्वेश्चन यही आए। हाँ, मालदोवा, -3.09% थी इसकी, माइनस में 3% चली गई। लेबनान, लेबनान में भी -2.5 थी, 2.5%, माइनस माइनस माइनस। पोलैंड -1.96%, ये भी माइनस थी। और स्लोवाकिया -1.56 के आसपास। ये 56 या 59, 58 पता नहीं था एकदम। हंगरी -1.5। और रोमानिया, लाटविया, बुल्गारिया, ये सब, इनमें सब में जनसंख्या वृद्धि क्या है? ऋणात्मक। सब में ऋणात्मक है। और ये सब लगभग पूर्वी यूरोप के देश हैं। पूर्वी यूरोप में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको कि आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं हो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक टॉपिक है नहीं इतना। एक क्वेश्चन आना है जो आपको सामान्य वे में समझ में आ जाएगा। अब हम बात पे चलेंगे। विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कारण खूब सवाल आता है ये कि विश्व में जनसंख्या बढ़ी क्यों, इतनी क्यों बढ़ी? नंबर 1, मृत्यु दर में गिरावट आना। ठीक बात है भाई, जन्म तो रह गए उतने और मरने हो गए बंद। मरने बंद क्यों हो गए? चिकित्सा सुविधाओं का विकास। आजकल डॉक्टर जल्दी से मरने तो नहीं देता है। टीकाकरण, बिल्कुल, आजकल ये मलेरिया और सब के टीके लग जाते हैं पहले ही। और टीकाकरण लगेगा तो मृत्यु दर तो घटेगी। मृत्यु दर घटेगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। नंबर 2, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। आपको पता है क्या 1960 से पहले खाने के लिए अनाज नहीं होता था। हरित क्रांति के बाद क्या हो गया? हरित क्रांति के बाद भूख व अकाल से होने वाली मृत्यु बंद हो गई। पहले लोग अनाज के अभाव में मर जाते थे 1960 से पहले। हरित क्रांति आने के बाद ये बात बंद हो गई। अब मरने बंद हो गए तो ज्यादा तो बचेंगे ही भी। हाँ, तीसरी, विश्व में लंबे समय तक
शांति बने रहना। बताओ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई बड़ा युद्ध हुआ है क्या? है? नहीं हुआ। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। अभी तो यूक्रेन का चल रहा है, इजराइल का चल रहा है, थोड़े बहुत छोटे छोटे तो चल रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग वहां पे भी नहीं मर रहे। और बताओ, एक और कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, इससे क्या फायदा हुआ? आजीविका के साधन बढ़े। आजीविका के साधन बढ़ेंगे तो भी क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी। प्रवास, लोग खाली स्थानों पर जाकर बस गए। जैसे यूरोपियन लोग अमेरिका, दोनों अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बस गए। खाली जगह पड़ी थी, खूब संसाधन थे, तो फिर जनसंख्या तो बढ़नी थी। मनुष्य की उत्पत्ति कहां मानी जाती है? बताओ बताओ भी, सबसे उत्पत्ति कहां मानी जाती है? अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग, अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में क्या मिली? मध्यवर्ती भाग टेरोसमेनाल में, टेरोस मेनाल में, टेरोस मेनाल में सबसे पुरानी प्राचीन खोपड़ी मिली। ठीक है। अच्छा, एक दो बात और बता देता हूं। विश्व में 1950 से 2000 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही। अभी घटने लगी है। अभी जो है वो जनसंख्या घटने लगी सब जगह, लगभग घटने लगी, जिसे जनसंख्या विस्फोट का काल, जनसंख्या विस्फोट का काल क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट का काल या जनांकीकी धमाके का काल, जनांकीकी धमाके का काल कहते हैं। जनांकीकी धमाके का काल कहते हैं, ये जरूरी बात है। अब आपसे दो बातें और पूछेंगे बस, फिर बात बंद कर देंगे। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आ जाए, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। बताओ, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या होंगे? कोई बताएगा? नंबर एक, संसाधनों का ह्रास। भाई, पानी खत्म हो जाएगा, हवा प्रदूषित हो जाएगी, ये सब। एड्स या HIV जैसी
बीमारियों का प्रकोप, एड्स और एचआईवी जैसी बीमारियां बढ़ जाएंगी और युद्ध होंगे, महामारी आएंगी, संसाधनों में सब आ गया, खाने पीने का सब संसाधन आ गए। अच्छा, मान लो एक ये आ जाए, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। ये क्वेश्चन तो आएगा ही भाई, जनसंख्या रोक के कैसे, ये बताओ आप। अब टीचर जो बनने जा रहा है सेकेंड ग्रेड को, उसको इस बात का तो पता होना ही चाहिए। नंबर 1, परिवार नियोजन द्वारा। आप सब समझदार हो, ये बातें समझते हो। परिवार नियोजन द्वारा पहला, एक गर्भ निरोधक की सुगमता। ये स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को अनचाहे बच्चे पैदा हो जाते हैं, इसलिए उनको गर्भ निरोधक की सुगमता मिलनी चाहिए। एक महिला शिक्षा में वृद्धि, महिला शिक्षा में वृद्धि होगी, मैंने अभी बताया था जन्म दर और महिला शिक्षा में विपरीत संबंध होता है। और एक आपको पता है जीवन स्तर में सुधार। आप आज भी देखोगे तो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे ज्यादा होते हैं, उनका जीवन स्तर निम्न इसीलिए होते हैं। एक नोट करके, नोट, जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। क्लियर बात है। तो ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो विकास ज्यादा नहीं होगा। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने मेरी तरफ से सब बातें बताई, मैंने तो कुछ छोड़ा नहीं, थोड़ी फास्ट जरूर बताई। इसके पीछे रीजन था कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, एक क्वेश्चन आने है। सामान्यतः महाद्वीपों में कितनी जनसंख्या है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, वहीं से आ जाता है। ये मेरा उद्देश्य था कि आपके ऑनलाइन है तो एक दो बार आगे पीछे करके आप देख लोगे तो सब बातें हो जाएंगी। कोई बहुत मुश्किल टॉपिक था नहीं और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट भी नहीं था, तो आपने चर्चा की, इसके लिए